अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि आप एक तसलसल से सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हालात हाज़रा की का जो पैटर्न बन चुका है, वो अब ये नहीं रहा कि जी यानी अगर किसी ने सचमुच के हक़ाइक़ पे बात करनी है तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो वहाँ से उन इश्यूज़ को जिनको बेचा जा रहा है, आज ये हो गया, आज फ़लाँ ने ये कर दिया, ये अब यानी जैसे कहते हैं ना कि उतार इनमें कोई अपनी रोशनी या रब, कि लोग थक गए ज़ुल्मत से अब बहलते हुए। इस वक्त हमारा हाल यही हो चुका है कि अब उन चीज़ों को आप बार बार सुन भी नहीं सक रहे, आपको वो गले से भी नहीं उतर रही कि अच्छा अगर ये देख लिया जाए कि आज के दिन में पार्लियामेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई तो उससे फ़र्क क्या पड़ा, हमारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें क्या तब्दीली आई है। इसलिए हमें एक मेंटल एटीट्यूड और सोच का जो पैटर्न है सोसाइटी का, उसको एड्रेस करने की इस वक्त ज़रूरत पड़ी हुई है। मैंने पिछले 2 प्रोग्रामों में एक तसलसल के साथ उस माइंडसेट को एड्रेस करने की कोशिश की है, जो माइंडसेट आपसे बाज़ ऐसी हरकत सरज़द करवा रहा है कि आपको ये समझ नहीं आती कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मतलब कमज़ोरियाँ होती हैं, इंसानी मुआशरा, अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि मैंने इंसानों को कमज़ोर पैदा किया तो कमज़ोरी उनसे सरज़द होगी, लेकिन कमज़ोरियाँ आपको इनह्यूमन बना दें, उन कमज़ोरियों या उन हरकतों को देख के इंसान को ये यकीन ना आए कि ये सोसाइटी इंसानी सोसाइटी है, उस वक्त आपको ये बात छोड़ के कि PIA पे क्या तहकीकात हो रही हैं और चीनी बहरान कहाँ तक पहुँच गया है, फ़लाँ के ऊपर कौन सा कमीशन बन गया है, ये कमीशन थोड़ी होते हैं। ये तो वो छोटी बड़ी चूसनियाँ हैं जो आपके मुंह में ठूंसी जाती हैं कि आप हक़ाइक़ की तरफ वापस ना आ सकें, आप अपनी सोच के पैटर्न के ऊपर बात करने के अहल ना रहें। जिस तरह किसी ज़माने में ये कहा जाता था ना कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ और कबायली इलाके और देहात के दूर दराज इलाकों में जो वडेरे होते हैं, वो स्कूल नहीं बनने दिया करते थे कि स्कूल बनेगा लोगों में शऊर आएगा, एजुकेशन उनसे सवाल उठाने, अपने हक मांगने और ख़ुद तरक्की करके उनके बराबर आने का रास्ता खोलेगी। नतीजतन वो स्कूलों को के बनने ही के मुखालिफ थे। इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि 1500 साल उसमें से चलें, जो खैरुल कुरून वाले आप 200-300 साल माइनस भी कर दें कि जहाँ पे आज असल ने फरमाया था कि मेरी सदी तो बेहतरीन है, ज़ाहिर है उसमें वो ख़ुद मौजूद हैं, और उसके बाद फिर ये और फिर वो 3 सदियों तक को तो आपने फरमाया कि वो खैरुल कुरून रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो हालात आएंगे वो फिर बताया हुआ था कि ये अब आपने कहाँ कहाँ जाना है। और जिस वक्त तारीकी अपने क्लाइमैक्स को पहुँच जाए, उस वक्त यही तो वाक़या हुआ होता है कि जिन जिन बातों पे बात करनी है उनसे सरफ़ नज़र होगा, और जिन बातों की माशरती ज़िंदगी में उन मानों में कोई ख़ास अहमियत नहीं है। यानी अगर मुझे अभी ये बता दिया जाए कि इतने MNA टूट के तो काफ़ली को के उधर चले गए हैं तो उतने उधर आ गए हैं, हुकूमत को अब ये हो रहा है, हुकूमत को वो हो रहा है, तो मुझे इससे पाकिस्तान के अवामुन्नास की सेहत पे क्या असर पड़ा? उससे वो जो एक जनरल माइंडसेट चल रहा है उसमें क्या तब्दीली आई? जब वो नहीं होगा तो नतीजा फिर आपके सामने ही है कि वो आप देख ही रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है। आज मुझे एक ख़्याल आया कि बाज़ दफ़ा बाज़ अहले इल्म से, बाज़ साहिबान फ़हम से ऐसी ऐसी गुफ्तगूएँ मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हो चुकी हैं और होती रही हैं कि जिनको सोच के ख़्याल आता है कि वो जो हमने एक ड्राइंग रूम में बैठ के बात की थी, वो जिसके हम 2-4 लोग लिसनर थे, वो बात अगर पब्लिक के सामने आ जाए और उस पर थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू हो तो इंसानी ज़हन यकीनन सोचता है कि अच्छा ये डायमेंशन भी थी, अच्छा ये पहलू भी कवर में रखा गया है और बड़ा सिस्टमेटिकली रखा गया है। हम एक दफ़ा 2001 के अराउंड की बात है कि प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक थाट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इस थीसिस के ऊपर या इस थीम के ऊपर काम करते करते अब्दुल सलाम सेंटर के साथ रब्ता हुआ। फिर पाकिस्तान में यानी डॉक्टर साहब का एक ख्वाब ये भी होता था कि वो चाहते थे कि पॉपुलराइज हो जाए साइंस,
और साइंटिफिक थॉट जो है वो पब्लिक सोचना साइंटिफिकली शुरू करे। ये नहीं है कि आपने उनको जो दे दिया उन्होंने कहा कि हाँ यही चाहिए था हमें, बल्कि वो अपनी, यहाँ पर तो अब ये हालत हो गई है, ज़हनी थाट की तो आप बात छोड़ें, यहाँ पे बच्चों को भी अगर आप कोई पैकेट दें तो वो उसको यूं करके पढ़ रहे होते हैं कि इसके फूड इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनमें होता क्या है, ये जो हम खाने लगे हैं ये इसके अंदर क्या है। लेकिन ये तो है आम न्यूट्रिशन के हवाले से, आप एक ज़हनी न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं। जिस तरह रोज़मर्रा की डाइट से आपका जिस्म बन रहा है या ख़राब हो रहा है, इसी तरह आप जो एक फूड फॉर थॉट लेते हैं उससे भी आपको बाज़ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो आपके ज़हनी जो वजूद है और जो आपका रूहानी वजूद है, जो आपकी शख्सियत है, जो आपका इनर सेल्फ है, उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। मतलब बुग़्ज़ के ऊपर अगर आप पल रहे हो, यानी अगर आपकी खुराक ही बुग़्ज़ बन चुकी हो, तो आपसे ज़्यादा काबिल रहम हालत किसकी हो सकती है फिर, कि इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि उसको, यानी पॉजिटिविटी आपका रास्ता ही नहीं रही। अब नेगेटिविटी है जिसमें आप तरक्की करते चले जाएं, उसके फिर तरीके यकीनन ढूंढेंगे। जब आप दुनिया में चल रहे हैं तो आपको फिर ये तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि अच्छा हम किस तरह बहुत आउट क्लास किस्म के साहिब बुग़्ज़ बन सकते हैं, हम किस तरह मेहनत करके गीबत भी करते रहें और दूसरों से नफ़रत भी करते रहें, लेकिन हमारी नफ़रत, हमारा बुग़्ज़, हमारी मनफी सोचें, उनके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा आउटलुक उसकी होनी चाहिए। फिर इंसानों का मुआशरा इन लाइनों पे चल पड़ता है। क्या इसका तजर्बा में कब हुआ कि उस सिलसिले में मैं और मेरा एक दोस्त उस ज़माने में कनाडा से वापस गए हुए थे और ज़ाहिर है पाकिस्तान में मुख्तलिफ, मैंने कहा चलो चल इकट्ठे चलते हैं। शहजाद अहमद साहब से हमारी मुलाकात तय हुई वहाँ लाहौर में। किस लिए हुई कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की एक किताब का आइडियल्स एंड रियलिटीज़ का तर्जमा उन्होंने किया था, और जब तर्जमा किया तो उस ज़माने में डॉक्टर साहब से उनकी ख़त किताबत भी रही, बातचीत भी होती रही, और उसके शुरू में उन्होंने उसकी डिटेल भी दी है कि वो बड़े डाउन टू अर्थ थे, और मतलब जैसे होता है, आप हमारे नाजरीन उसको पढ़ भी सकते हैं। यानी शहजाद साहब जो थे वो उसके कायल थे कि क्या शख्सियत थी। खैर बाद शख्सियतों में तो अल्लाह ताला ने उनको इस सतह पे पहुंचा दिया होता है कि आप कायल हों या ना हों, वही कि आप बेबहरा है जो मोती की दे मीर नहीं। तो वो वक्त तो खैर आ ही जाता है। फिर जब हमारी शहजाद अहमद साहब के यहाँ जाके बात शुरू हुई तो मुझे कहते हैं मेरा एक बरादराना सा मशवरा है। मैंने कहा जी फरमाएं। मैंने कहते हैं ये जब आप लोगों से रब्ता शब्ता करते हैं, ख़त किताबत होती है, तो उसमें आप अपना नाम ना लिखा करें, किसी अपने नॉन अहमदी दोस्त का नाम इस्तेमाल किया करें। सोसाइटी में आपके ख़िलाफ़ एक वो पाया जाता है, डॉक्टर साहब भी अहमदी थे, आप उन पे काम कर रहे हैं तो आप भी अहमदी, तो ये आपके प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है और उसका जो वैलिड होना है वो ऐसे खाम खा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। अब इसमें ना उनकी मैं नीयत पे शक कर रहा हूँ, ना मुझे उनकी शख्सियत के ऊपर कोई वो था, लेकिन वो जिस लाइन पे मुझे अपने इखलास में लेके जाने लगे तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी। मैंने कहा मुझे एक इस मशवरे के बाद फिर मुझे भी इजाज़त दें, मैं एक दो बातें कर। जी जी। तो मैंने कहा आपने डॉक्टर साहब के ऊपर काम किया, उनकी किताब का तर्जमा किया, उनकी ज़ाहिर बायोग्राफ़ी के अंदाज़ में भी उनको पढ़ा, क्या आप डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की ज़िंदगी में कोई एक दिन ऐसा साबित कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड उनके बारे में जो हिस्ट्री है, कि जिस दिन उन्होंने अपने अहमदी तशख़्ख़ुस का इनकार किया हो किसी भी वजह से या किसी भी ज़रूरत के तहत? कहते नहीं हुआ, ऐसा तो एक दिन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब के ऊपर काम करना शुरू करूं और उनके हवाले से कुछ चीज़ें मुरतब करने बैठूं तो मैं पहला काम वहाँ से शुरू करूं जो उन्होंने ज़िंदगी भर कभी नहीं किया। तो मैंने डॉक्टर साहब से क्या सीखा? यानी मुझसे पहले अगला सवाल है कि जी वो अहमदियों के लिए एक्सेप्टेंस का जो है वो ये लेवल है। तो अब अगर इसको भी मैंने कहा देख लिया जाए तो आप ये गौर करें कि मुआशरे में तो नापसंदीदगी और ना एक्सेप्टेंस का ना होना उसका तो यही लेवल था। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको जहाँ पहुँचाना था वो पहुँचा लिया ना। तो खुदा ताला जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का मोहताज नहीं होता, वो सच्चाई की कदर करता है कि आप
मतलब इस पे मुझे एक मज़मून लिखा था, मैं कहीं अगले प्रोग्राम में मैंने सोचा है कि वो भी ढूंढ के लाऊं और उतना उसका हिस्सा भी पढ़ दूं। उबैदुल्लाह अलीम साहब का मज़मून गालबन नवाए वक्त या किसी उस ज़माने के अखबार में छपा था। उसका ओपनिंग लाइन मुझे याद है, वो फरमाते हैं कि लिखते हैं उसमें कि कोई सा भी अकीदा या नज़रिया रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, लोगों का हो सकता है, लेकिन जो आप नज़रिया रख रहे हैं उसके ख़िलाफ़ अमल करना और उसके ख़िलाफ़ बिहेव करके उस तरह ज़िंदगी गुजारना ये मुनाफ़िक़त है, ये पसंद नहीं है। तो मैंने कहा जनाब ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए, और फिर जब आगे सवालात चले तो मैंने कहा कि आपका जो मसला है, मतलब हद अदब है, ठीक है, आप लोगों के मकाम और मर्तबे हैं, आपने लिखा, आप अच्छे शायर होते हैं, आप अच्छे राइटर्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये तो नहीं है कि मुझे अगर कोई चार सच्चाइयाँ या कोई चार ऐसी बातें समझ में आई हैं जो मैंने पढ़ी हैं, तो मैं सिर्फ आपके पर्सनैलिटी खैरिज़मा के चक्कर में उस बात का भी इनकार कर दूं जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में एक हकीकत के तौर पर स्टडी भी किया, मैं उसको समझ भी रहा हूं। तो ये हक मुआशरे में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। ये मसला जिन लोगों को मेरे नाम से मसला पेश आएगा कि ये इनका ताल्लुक भी उसी मसलक से है, उनकी तबीयतों और उनकी सेहत की फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि ये कि लोग अपनी शनाख्तें छुपाते फिरें और अपना इजहार जो है उससे रुक जाएं या अपनी ओरिजिन्स का इनकार कर दें। इस तरह तो फिर अगर आप मेरे ओरिजिन से मुतमईन नहीं हैं तो मैं आपके ओरिजिन से कब मुतमईन हूँ? लेकिन मैं आपके उन ओरिजिन्स को वही रखते हुए आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे ओरिजिन्स के ऊपर मुझसे ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि पहले मैं इनको बदलूं फिर मुझे आप एक्सेप्ट करेंगे। मत करें, क्योंकि ये माशरे की एक बीमारी है। इस हवाले से जब बात आगे चली तो मुझे बरसबीले तज़किरा कहना पड़ा कि आपकी और इशफाक अहमद साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है, आप लोग मिल बैठते हैं, आपका वो प्रोग्राम भी आता है। तो इशफाक अहमद साहब का जो सबसे मशहूर ड्रामा था वो था मन चले का सौदा। तो जाहिर है कि ड्रामे के किरदारों में तो राइटर बोल रहा होता है, मुसन्निफ बोल रहा होता है। तो उसमें जब वो अपने क्लाइमैक्स को पहुंचा वो ड्रामा, तो मैंने उसको, वो बाद में किताबी शक्ल में भी छपा, मुझे किसी दोस्त ने तोहफ़ा भी दी, वो किताब पढ़ी भी। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ वो दें तो उनको पढ़ना नहीं है, पढ़े, और ना सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि उसके जुमले दोस्तों को भी सुनाए। तो एक जब वो अपना उस ड्रामे का हीरो जब अपने क्लाइमैक्स को पहुंचता है ड्रामा, तो वहाँ वो कहते हैं भलिया लोका हुन नबी आने बंद हो गए ने, इस वास्ते हुन नबियां वाला काम अहले इलम और साइंसदाना नूं करना पेगा। अब नतीजतन मैं तो जाहिर है पढ़ते पढ़ते किताब वहाँ रोक दी और रुक के इधर उधर से देखा कि ये जो कहलवाया है जुमला इन्होंने स्क्रिप्ट में और जो लिखा है इन्होंने, तो मैंने फिर शहजाद अहमद साहब से पूछा कि मुझे आप बताएं कि ये अदब की तारीख़ में और अदबी तौर पर ड्रामे के सिन्फ में को स्टडी करते करते कौन सी लिटरेरी वही और इल्हाम था जिसकी बुनियाद पर इतने वसूख से इशफाक अहमद साहब ने कह दिया कि हुन नबी आने बंद हो गए। इसका मतलब मैंने कहा आपको हक है हमारे ऊपर। मैं पिछले दिनों पूरी एक सीरीज़ अल्लामा जावेद गामदी साहब ने शुरू की हुई है और उसका जो उन्होंने तो शायद इस तरह से नहीं कहा होगा, लेकिन उसका जो टाइटल था एक ख़ास प्रोग्राम का वो ये था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की हकीकत। प्रोग्राम उनका मैंने देखा बैठ के कि अच्छा भी क्या कहते हैं। खुशी ये हुई कि उन्होंने कम अज़ कम जो कोर्ट्स की किताबों में से जो पढ़ा, जो बात सुनाई, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब वहाँ कुछ और लिखा है तो इन्होंने कुछ और पढ़ के सुना दिया। नतीजा अखज़ करने में वो आज़ाद हैं, वो उससे जो मर्ज़ी मतलब लेते रहें। लेकिन और दूसरी बात ये कि उन्होंने, मैंने वो 30 मिनट का प्रोग्राम था, एक दफ़ा भी ये तहज़ीब है जिसका अहले इल्म से तकाज़ा करती है गुफ्तगू, एक दफ़ा भी पूरे प्रोग्राम में उनके मैंने नहीं सुना कि उन्होंने बानिया जमात अहमदिया का सीगाए वाहिद में ज़िक्र किया हो। उन्होंने जमा के सीगे में बाइज़्ज़त तरीके से, इज़्ज़त तरीके से नाम लिया। मैंने उनसे गुजारिश की शहजाद अहमद साहब से कि आपका एक मसला है कि आपका जो अब स्कॉलर है उसको भी ये ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है
कि बात चलते चलते, जैसे वो अलीम साहब की मजलिस में शोराई बैठे हुए थे न, तो उन्होंने वली दक्कनी का जब शेर पढ़ा कि राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन, तो उन्होंने कहा कि ये बाब सुखन तो खुला है आपका क़यामत तक, और अगर वो बंद हो चुका है, अल्लाह ताला का आपके साथ मुकालमा इंसानों के साथ बंद हो चुका है, तो आपके जो विजदान और आपके इंस्पिरेशंस की और आपकी ये खिड़कियां कैसे खुली रह गई हैं? इनको तो वहाँ से सब सुखन के जाम भरते हैं, उसी सरकार से, जिस पे अब जितना खुले मैखाना है गुफ्तारे दोस्त। तो बहरहाल अच्छे माहौल में ये बात होती गई, और आखिर पे यही कह के उठे कि जनाब बात यह है कि हम तो जो हैं वो रहेंगे, और इस पे हम नज़रसानी करने को तैयार हैं अगर आप इल्मी और फ़िक्री तौर पर और आर्गूमेंट की डोमेन में जाके हमारे साथ मुकालमा करें और फिर हमें मजबूर करें कि हम सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये हम क्या उठाए फिर रहे हैं, ये हम क्या लिए फिर रहे हैं, ये तो इस काबिल नहीं है बात कि हम इसको प्रेजेंट कर सकें। लेकिन मामला इससे उलट देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये हो रहा है कि हम जो कुछ लेके फिर रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली कवर किया गया, उसको स्टॉप किया गया, उसको कन्फिस्केट किया गया, उसके ऊपर बैन लगे। यानी अगले किसी प्रोग्राम में मैं गुजारिश करूँगा कि किस तरह जब ये किताब छपी, रेवोल्यूशन, रैशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ, अब ये मोनूमेंटल बुक थी, और मैंने मुझे सादत हासिल हुई कि उसके तर्जमे में मुझे भी काम करने का मौका मिला। तो बल्कि एक जगह उसके ऊपर एक तारफ़ी नशिस्त भी हुई इस्लामाबाद में, तो उसमें मैंने मेरा ओपनिंग सेंटेंस ये था कि ये किताब निज़ाम फ़िक्र और फ़िलासफ़ी है बेसिकली, लेकिन इसके साथ पाकिस्तानी मुआशरे में बैड लक ये हो रही है कि इसको एक मजहबी हवाले से ही सिर्फ समझा, और फिर ना सिर्फ समझा नहीं जा रहा बल्कि उसको बैन किया जा रहा है। यानी वो किताब छप के आई और फौरी तौर पर उसको बैन कर दो। सिर्फ बैन तो खैर जो वो तो करते ही हैं, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई कि वहाँ एक स्कूलिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी का रिसर्च प्रोजेक्ट था। तो वो मुझे मिला, कोई कैनेडियन थे, यानी पाकिस्तानी थे जो कनाडा से वहाँ जाके स्कूलिंग सिस्टम लॉन्च करना चाह रहे थे। तो जब मैं उनके दफ्तर में इब्तदाई मीटिंग में बैठा हुआ था, तो उनके साइड टेबल पे बड़ी नुमाया जगह पे वही किताब पड़ी हुई थी। तो मुझे कहते हैं कि रिसर्च हो तो फिर इस तरह की हो जैसी इस किताब में हुई है। तो मैंने कहा इस कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया, लेकिन आपको ये भी पता है ना कि आपके यहाँ आने से पहले पहले ये यहाँ बैन हो चुकी है। तो ये जो बैन टैक्टिक्स हैं ना, ये आपका थॉट का, आपके सोचने का और आपके मुकालमे का गला घोंट देते हैं। और जब ये होता है उसके बाद फिर यकतरफ़ा प्रोपेगेंडा है जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सच्चाई में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, आज तक तो नहीं हुआ, और ह्यूमन हिस्ट्री में भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है इंसानों की, उसमें भी ऐसा मुमकिन नहीं होता। इससे सिर्फ मुआशरे के सोचने वाले, गौर करने वाले और ज़रा आगे देख के तो अब अगली नस्लों का कुछ फ़िक्र करने वाला जो इंसानों का स्टफ़ है, उनका रास्ता बंद होता है, और मुआशरा फिर वही, जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर रहा था ना, कि फिर आप जिंदों से मुकालमा भी ख़त्म, ज़िंदा लोगों से गुफ्तगू भी ख़त्म, और ज़िंदगी बख्श किस्म की सोचें भी ख़त्म। फिर कब्रों की आप परस्तिश कर लें, और गुस्सा आए तो कब्रें ही फिर आप तोड़ते फिरते हैं। ये ज़िंदगी का रवैया नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। हम तो वो चीज़ें लेके आते हैं, जैसे वो किसी ने कहा कि फूड फॉर थॉट होता है आपके प्रोग्राम में। मैंने कहा हाँ, सिर्फ फूड फॉर थॉट नहीं होता बल्कि वो ऑर्गेनिक फूड होता है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जिसके ऊपर होता है ना, आपका अपना इनपुट हो, वो बात ही मज़ा देती है। जब तक आपकी ज़ात शामिल नहीं है किसी कर्ब में, किसी दुख में या किसी खुशी में, तो वो दुख भी जाली है और वो खुशी भी जाली है। अल्लाह ताला हमें हकीकी खुशियाँ और हकीकी दुख अगर आएँ तो फिर उसमें से भी तरक्यात कुशीद करने की तौफीक दे।
ये सिलसिला चलता रहेगा। राय आपकी वैसे आती रहती है। खुशी ये है कि अब एक माकूल तादाद ऐसे दोस्तों की नज़र आनी शुरू हो गई है कि जो इस तरह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लुत्फ़ ये है कि आदमी आम करे बहार को, मौजे हवाए रंग में आप नहा लिया तो क्या, इस कैफियत में आगे चल रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, आपको अपनी अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।